तमिलनाडु के रहने वाले अनुभव ऐसा काम करते थे जो मिल जाए तो जिंदगी मानी जाती है सेट। मर्चेंट नेवी। घर से हफ्तों और कभी कभी महीनों दूर रहना होता है, लेकिन जब पैसा मिलता है तो वो इसकी भरपाई भी कर देता है। तभी उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल इस काम में लगा दिए। 2024 की शुरुआत में अपनी पत्नी और 14 साल की बेटी को उन्होंने बताया था कि वो कुछ महीनों के लिए बंगाल की खाड़ी में एक जहाज पर काम करने जा रहे हैं। प्लान था कि वो मार्च 2024 में बांग्लादेश के कुटबड़िया पोर्ट जाएंगे और उसके बाद भारत के तूथुकुडी लौट आएंगे। अनुभव को अपने जहाज नवंबर 3 पर पत्थर लेकर जाने थे। वो कुटुबड़िया पहुंचे तो, लेकिन कभी नहीं लौट पाए, आज तक तो नहीं आए हैं। अपने घर से 1734 किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं। अगर वो घर लौट आते हैं तो उन्हें 18 महीने की तनख्वाह से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन जहाज पर रुकना भी दूभर है। साइक्लोन एरिया में वो खड़ा हुआ है, कंपनी पैसा नहीं दे रही है। खाने पीने को वही है जो चैरिटी वाले या यूनियन वाले उनको देकर जाते हैं। अनुभव को उनकी कंपनी ने अबैंडन कर दिया है। नवंबर 3 को चलाती थी दुबई की मिडिल ईस्ट मरीन MEM नाम की कंपनी। जहाज बांग्लादेश में फंसा हुआ है क्योंकि कंपनी ने पैसे नहीं चुकाए। कंपनी ने अनुभव का पासपोर्ट और सर्टिफिकेट्स भी एक स्थानीय एजेंट के पास रखवा दिए हैं। गार्डियन को दिए एक इंटरव्यू में अनुभव का कहना है कि दुबई की कंपनी ने सिर्फ खाली वादे किए कि उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे और वो घर भी लौट पाएंगे, लेकिन हर दिन उम्मीद कम होती जा रही है। उनकी फैमिली उनकी कमाई पर निर्भर थी और अब कर्ज में डूब गई है। उनकी बेटी फौज में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना भी धुंधला होता जा रहा है। उनकी पत्नी का हॉस्पिटल में एक ट्रीटमेंट होना था, वो भी टलता जा रहा है। जहाज पर दवा नहीं है, अनुभव कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन वो फिर भी काम करते हैं ताकि जहाज और उसका क्रू सुरक्षित रहें। लेकिन अनुभव अकेले नहीं है। अनुभव जैसे लगभग 900 हिंदुस्तानी इसी तरह दुनिया भर के जहाज़ों पर फंसे हुए हैं, हज़ारों मील दूर, और उनकी वापसी का कोई अता पता नहीं है। ये लोग अगवा नहीं किए गए हैं, इन्हें इनकी कंपनी ने अबैंडन कर दिया, यानी त्याग दिया। फिलीपींस के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय ही इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। आज के एपिसोड में बात इन्हीं हिंदुस्तानियों की जो घर से हज़ारों मील दुनिया भर के जहाज़ों पर फंसे हुए हैं। ग्लोबल शिपिंग के कानून और कंपनियों की बेरुखी ने इनकी पूरी जिंदगी को बेपटरी किया हुआ है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, किसी फ्लाइट या किसी शिप पर नहीं हैं, तो ये तय है कि आप राजदूत का एपिसोड अपने फ़ोन पर या टीवी पर देखते हुए ज़मीन पर हैं। हो सकता है घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में भी हो सकते हैं। अपने इर्द गिर्द अब आप नज़र दौड़ाइए। जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उनका ज़्यादातर हिस्सा किसी न किसी जहाज़ पर लद कर आया है। ज़मीन पर थोड़ा सा ऑड लगता है कि ये सब जहाज़ से आया होगा, लेकिन यही सच है। चाहे आप समंदर से कितने ही दूर हो, फ़ोन, टेलीविज़न, आपके कपड़े, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी, या उस बोतल को बनाने वाला प्लास्टिक, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है जो इंपोर्ट होती है या उसका एक हिस्सा दुनिया में कहीं और बनता है, तो वो जहाज़ से ही आप तक पहुँचा है। ग्लोबल ट्रेड ज़मीन पर नज़र आ जाता है जब ट्रक्स पर होता है, ट्रेन्स पर होता है, या आप अपने इर्द गिर्द सामान देखते हैं, लेकिन वो चलता समंदर पर ही है, क्योंकि यही सबसे सस्ता तरीका है शिपिंग। अब जहाज़ होंगे तो उसके लिए क्रू भी चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, नेविगेटर्स चाहिए, दूसरे कामों के लिए स्टाफ चाहिए, और इस पूरे काम को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक कैप्टन चाहिए। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा है, शिपिंग की डिमांड बढ़ी है, और इसी के साथ मर्चेंट नेवी में मौके भी बढ़े हैं। तकनीक ने कम स्टाफ के साथ जहाज़ चलाना संभव कर दिया है, लेकिन अब भी बड़े जहाज़ों पर दर्जनों लोगों का क्रू तो होता ही है, और इस मौके को इंडियंस ने बहुत अच्छी तरह कैश किया है। भारत ने सदियों से समंदर के रास्ते ट्रेड किया है। इजिप्ट तक जाता था, साउथ ईस्ट एशिया में दूसरी जगहों पर जाता था। इसलिए जो हमारे कोस्टल सूबे हैं, वहाँ से जहाज़ी हमेशा आते रहे। फिर मॉडर्न मर्चेंट नेवी के दौर में दूसरे लोगों ने भी इस करियर को ऑप्ट किया, कोचिंग वगैरह खुल गई, क्योंकि यहाँ पैसा बढ़िया मिलता है। इसलिए दुनिया भर की शिपिंग में इंडियंस अच्छी तादाद में हैं। इतनी अच्छी तादाद में कि लगभग हर बड़े जहाज़ पर आपको कोई ना कोई इंडियन काम करता मिलेगा। आपने एक मशहूर जहाज़ का नाम सुना होगा, एवर गिवन। ये वही जहाज़ है जो 2021 में सुएज कैनाल में फंस गया और ग्लोबल ट्रेड की सांस अटक गई। इसके कैप्टन का नाम था कृष्णन कंथावेल, इंडियन थे। इनके अलावा क्रू में भी बड़ी संख्या में भारतीय या भारतीय डिसेंट के ही लोग थे। आपने लाल सागर में जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बारे में सुना होगा। इन जहाज़ों के क्रू पर आप नज़र डालेंगे तो आपको बड़ी संख्या में भारतीय मिलेंगे, चाहे जहाज़ कहीं का भी हो।
अब आप पूछ सकते हैं कि इतने भारतीय जहाज तक कैसे पहुंचे, तो इसका एक जवाब तो उस फैक्ट में है कि भारत में है मौकों की कमी, बेरोजगारी भी बहुत है, लेकिन मजबूरी सिर्फ हमारी नहीं है। ग्लोबल शिपिंग में इंडियन टैलेंट बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि जहाज पर काम करना इतनी सीधी नौकरी भी नहीं है, इसमें हिम्मत चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए। भारतीय नाविक इन गुणों के लिए मशहूर हैं, चाहे कोई भी माहौल हो आसानी से अडाप्ट कर जाते हैं, मुश्किल हालात में भी प्रोफेशनल बने रहते हैं। इंडस्ट्री के ही लोग कहते हैं ऐसा। बाकी देशों के मुकाबले इंडियन टैलेंट कम पैसे में मिल जाता है, जबकि उनका काम टॉप नॉच है। कुछ कुछ वैसा ही है जैसा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है। फिर नेविगेशन के लिए जो भाषा इस्तेमाल होती है वो पूरी तरह इंग्लिश नहीं होती, बहुत सारा टेक्निकल पैरालांस होता है, लेकिन वो इंग्लिश के बहुत करीब है और भारतीय अपनी बढ़िया इंग्लिश के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। ग्लोबल शिपिंग में जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनके यहाँ इंडियन स्टाफ ने दशकों की मेहनत से बहुत अच्छा नाम कमाया है, इसलिए आप जो जहाज़ देखें वहाँ आपको इंडियंस मिलेंगे। इनमें से कई को बहुत अच्छा वेतन मिलता है, अपने परिवार को वो एक बढ़िया लाइफस्टाइल देते हैं। भारत से ज़्यादा जहाज़ी देने वाला दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है, फिलीपींस। लेकिन इस इंडस्ट्री की एक डार्क रियलिटी भी है। कई बार जहाज मालिक हाथ खड़े कर देते हैं, सिर्फ जहाज से नहीं, जहाजियों से भी, और तभी लोग फंस जाते हैं। शिपिंग की दुनिया में इसे कहा जाता है अबैंडन करना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2022 में 1000 से ज़्यादा नाविक अबैंडन किए गए। 2024 में आंकड़ा बढ़ गया, तब 3133 नाविकों को अबैंडन किया गया। इनमें 899 इंडियंस थे। किसी भी देश से ये ज़्यादा है, स्थिति और बदतर ही हो रही है। एक और भारतीय नाविक की कहानी सुनिए। मानस कुमार अप्रैल से यूक्रेन के समंदर में एक कार्गो शिप पर फंसे जिसका नाम है अंका। 14 नाविकों के साथ हैं, मोल्दोवा से तुर्की पॉपकॉर्न लेके जा रहे थे। 18 अप्रैल को यूक्रेन ने जहाज पर छापा मार दिया, क्योंकि उनका दावा था कि ये रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा है जो यूक्रेनी अनाज चुराकर बेच रही थी। मानस जहाज के चीफ ऑफिसर हैं, उनका कहना है कि जहाज तंजानिया के फ्लैग वाला था और एक तुर्क कंपनी उसको चलाती थी, तुर्की की कंपनी, लेकिन जहाज का असली मालिक कौन है ये क्लियर नहीं है। चालक दल में 6 भारतीय हैं, 2 अजरबैजानी हैं, 6 मिस्र के हैं। 5 महीने बीत गए पर सभी जहाज पर ही फंसे हुए हैं। यूक्रेनी ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि आप चाहें तो इंडिया जा सकते हैं या अपने अपने मुल्क लौट जाइए, लेकिन ये लोग जा नहीं पा रहे क्योंकि सब लोग मजबूर हैं। अगर ये शिप को छोड़ के जाते हैं तो बकाया पैसा इनका डूब जाएगा। आईएलओ और आईएमओ के डेटाबेस के मुताबिक जून तक अंका जहाज के जो जहाजी थे उनका कुल 1 करोड़ रुपए का वेतन बकाया था। मैरिटाइम लेबर कन्वेंशन के मुताबिक अगर 2 महीने तक किसी नाविक को तनख्वाह, मदद या उसकी घर वापसी का इंतजाम न हो पाए तो उससे अबैंडन यानी त्यागा हुआ मान लिया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण वही है, होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। जब जहाज मालिकों के पास काम चलाने के लिए पैसे नहीं बचते तो जहाज से किनारा करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी पोर्ट पर हो या बीच समंदर में ही हो। जहाज से किनारा करने वाली कंपनी 2 महीने तक जहाजियों को घुमाती है और फिर मैरिटाइम कन्वेंशन का हवाला देकर उन्हें अबैंडन कर देती है। अब कंपनी को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि पहले तो वो हजारों मील दूर है। फिर दिक्कत यह है कि कई बार जहाज किसी एक कंपनी का होता ही नहीं, 4-5 या इससे ज़्यादा मालिक होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हैं, और फिर इनके पास ऑप्शन ये भी होता है कि जहाज़ को किसी छठे देश में रजिस्टर करवा लें। कितने ही मामले ऐसे हैं जहां ये कभी नहीं मालूम चला कि जिस जहाज़ पर कांड हुआ है, किसी भी तरह का, किसी को अबैंडन किया या कोई क्राइम हुआ, उसका असली मालिक कौन था। इस गेम को कहा जाता है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाला गेम। इंटरनेशनल वाटर रूल्स के मुताबिक कोई जहाज़ जिस देश में बना है उसी देश में उसे रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है। जहाज का मालिक किसी भी देश में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसे ही फ्लैगिंग या फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। अब शिप ओनर ऐसा क्यों करते हैं? बहुत बेसिक रीजन है। अगर वो यूरोप या यूएस जैसी किसी जगह पर जहाज रजिस्टर करवाना चाहें तो उन्हें 50 कानून फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी रिजेक्शन का खतरा रहेगा, बहुत सारा कंप्लायंस बर्डन होगा। तो ये लोग निकालते हैं एस्केप रूट। कुछ छोटे देश जैसे पनामा अपना शिप रजिस्ट्री सिस्टम चलाते हैं। वो जहाज मालिकों से लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन उनके रूल्स बहुत ढीले होते हैं। यानी आपको कम सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना है, लेबर राइट्स का ज़्यादा झंझट नहीं होगा, सर्विलेंस नहीं होगा। तो यहाँ बिना ज़्यादा झोल के रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन एक बार मिल गया तो आप दुनिया में कहीं भी कार्गो फेरी कर सकते हो। असली मालिक की पहचान भी छिप जाती है। कई मालिक इसी सिस्टम का फ़ायदा उठाकर जहाज़ चलाते हैं। जब जहाज़ पकड़ा जाता है तो वो जहाज़ और उसके नाविकों को छोड़कर निकल लेते हैं। ITF यानी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के मुताबिक 2024 में करीब 90% अबैंडन किए गए जहाज फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले थे, यानी अपनी होम कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं थे। अब शिपिंग इंडस्ट्री है बहुत ग्लोबलाइज्ड। ऐसे में किसी जहाज़ों के मालिक किसी देश से होते हैं, मैनेजर किसी दूसरे देश से,
जहाज का फ्लैग तीसरे देश का होता है और जो क्रू होता है वो इंडिया या फिलीपींस जैसे किसी चौथे देश का होता है। इस उलझन की वजह से ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर में जिम्मेदारी बनी किसकी। इस वजह से नाविक महीनों तक बिना सैलरी और मदद के समंदर में फंसे रहते हैं। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम ही ऐसा है जो जहाज मालिकों को फायदे में रखता है लेकिन नाविकों को जोखिम में भी डालता है। नियम ढीले होने और असली मालिक के पहचान छिप जाने से जहाज जब छोड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान सैलरी पे काम कर रहे जहाजियों का होता है। ये दिक्कत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मिडिल ईस्ट में, जहां 2024 में यूएई में 42 और तुर्की में 25 जहाज अबैंडन किए गए और यूएई की कंपनियां ही हैं जो सबसे ज्यादा जहाजों को लावारिस छोड़ने के लिए कुख्यात हैं। ये जहाज अक्सर पैनामा या पलाऊ जैसे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले देशों में रजिस्टर्ड होते हैं जहां कानून कम सख्त हैं, जिससे जहाज मालिकों पर कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। अब ये जो अबैंडन कर देने वाली प्रॉब्लम है और स्पेशली उसके बाद हेल्प न मिलना, उसके लिए भारतीय जहाजी इंडिया के रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी डीजी शिपिंग को भी दोष देते हैं, जिसका काम है जहाज़ों, उनके मालिकों और भर्ती एजेंसियों की रिलायबिलिटी की जांच करना। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नाविकों का कहना है कि डीजी शिपिंग जहाज मालिकों की ठीक से जांच नहीं करता। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो सी फेरर्स हैं, जो लोग नाविक बनना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, उनको भी अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको शिपिंग इंडस्ट्री में नौकरी मिलती है तो आपके पास डीजी शिपिंग को कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी गड़बड़ी के बारे में बताने के लिए टाइम मिलता है, एक मौका तो होता है। लेकिन एक बार जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तब आप फंस गए और समाधान के लिए फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा। कितना भटकना पड़ेगा आपको आइडिया हमने दे दिया। भारतीय मालिकों के जहाज़ों पर काम करने वाले नाविकों के लिए भी स्थिति जटिल हो सकती है, खासकर जब जहाज़ भारत के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं चल रहा। इसके अलावा नाविकों को कई बार वॉर एरियाज में भी खतरों का सामना करना पड़ता है। नवंबर 2023 की बात है, बहामास के झंडे वाले जहाज गैलेक्सी लीडर के 25 नाविकों को यमन के हूती विद्रोहियों ने बंधक बना लिया, जो गजा युद्ध से जुड़े रेड सी अटैक्स का हिस्सा थे। इन नाविकों को पिछले ही महीने युद्ध विराम के बाद रिहा किया गया था। इसके अलावा जुलाई 2024 में यमन के हुदैदा बंदरगाह पर इजरायली हवाई हमलों के दौरान कैप्टन तारिक कार्गो जहाज पर 16 नाविक फंस गए थे। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हुई थी, 87 घायल हुए थे। ये प्रॉब्लम इन दिनों इसलिए भी ज़्यादा सामने आ रही है क्योंकि दुनिया भर में शैडो फ्लीट्स की संख्या बढ़ रही है। शैडो फ्लीट्स कहाँ काम आती है? आप जानते हैं कि रूस के ऊपर तेल एक्सपोर्ट करने का सैंक्शन लगा हुआ है, या जो ख़रीदार हैं रूस के वो लीगली वहाँ से उठा नहीं सकते, कम से कम अगर आप प्राइस कैप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जो यूएस और यूरोप ने लगाया है। ईरान पर बैन लगा हुआ है, सैंक्शन लगा हुआ है। लेकिन ये दोनों देश तेल एक्सपोर्ट कर तो रहे हैं और ख़रीदने वाले इनसे ख़रीद भी रहे हैं। होता क्या है कि इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं शैडो फ्लीट्स। इसी तरह का फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाला कोई जहाज़ पकड़ लिया जाता है, उसको हायर करते हैं। क्रू में जैसे हमने बताया एक बहुत बड़ी संभावना होती है कि इंडियंस वहाँ पे काम करते हों। ये लोग तब तक के अपना काम करते रहते हैं जब तक इन्हें कोई रेगुलेटर पकड़ नहीं लेता है। जब ये किसी रेगुलेटर के हत्थे चढ़ जाते हैं, किसी पोर्ट पे इन्होंने डॉक किया, वहाँ डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई और फिर इनसे कंप्लायंस के लिए पैसा मांगा गया, तो वहाँ जो कंपनी इन जहाज़ों को रन कर रही होती है वो कर देती है इन्हें अबैंडन। दुनिया भर में लड़ाई का दौर बढ़ा है। हमने रेड सी का एग्जाम्पल आपको दिया, यूक्रेन रूस का एग्जाम्पल दिया, ईरान का एग्जाम्पल आपको दिया। इस वजह से शैडो फ्लीट्स बढ़ रही हैं और शैडो फ्लीट्स के बढ़ने की वजह से इन पर फंसने वाले या काम करने वाले इंडियंस की तादाद भी बढ़ रही है। ऐसे में जब अबैंडन होने के मामले बढ़ते हैं तो बड़ी संख्या में भारतीय फंस जाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि रिया का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया ये राजदूत आपके काम आया होगा, आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, हम आज विदा लेते हैं। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।